कहते हैं कि कोशिश करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती है। और आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप की नहीं, बल्कि देश के टॉपर नीट परीक्षा जो एग्ज़ाम हुआ है, देश की टॉपर हैं तनिष्का यादव जी, उनके बारे में बात करेंगे। उनकी स्पीच सुनिएगा दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि सभी स्टूडेंट्स भाई बहन कोई भी पढ़ाई पढ़ते हो आप, इन्होंने तो मेडिकल में टॉपर किया है, आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, एएनएम, जेएनएम, इंजीनियरिंग जो भी पढ़ रहे हैं उसमें लगन से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, काबिल बनिए। काबिल बनेंगे तो कामयाबी झक मार के आपके कदमों में होगी। अभी आप देखिएगा इंटरव्यू इनका, देश की टॉपर तनिष्का यादव जो है, नीट की एग्ज़ाम में उनका 720 में 715 नंबर आके देश में नाम रोशन किया है। तो उनकी स्पीच सुनिएगा, आप ज़रूर मोटिवेशन उनसे होंगे और अच्छी जानकारी वो देंगी आपको, ताकि आपका भी फ्यूचर अच्छा हो। ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को मिले और वो कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं छोटी बड़ी, और इनसे प्रेरणा स्रोत बने, इनकी बातों को समझें और लगन ईमानदारी दिखाएं, आप जरूर काबिल बनेंगे। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो कोशिश, वो मेहनत बहुत ही दिल से की जाए, बहुत ईमानदारी से की जाए, तो कामयाबी आपकी कदम चूमती है और दुनिया आपकी कहानी जानना चाहती है। तो आज हम भी आ पहुंचे हैं ऐसी ही एक मेहनती लड़की की कहानी जानने, हरियाणा के नारनौल तहसील के बछौद गांव में। और हमारे साथ है तनिष्का, जो कि 2 साल पहले कोटा गई थी अपना डॉक्टर बनने का सपना लेके। वहां पर उन्होंने प्रिपरेशन की और नीट 2022 में उन्होंने एक बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है। तो उन्हीं से जान लेते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तनिष्का, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और अभी इतना अच्छा रैंक आने के बाद में क्या चल रहा है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है, कैसा फील कर रही हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस चीज़ के लिए मैं पूरे 2 साल से प्रिपेयर कर रही थी और काफ़ी पहले से मतलब मैंने पढ़ाई को इतना सीरियसली लिया हुआ था, उसका रिजल्ट आएगा तो फिर ये तो वैसी बात है कि अच्छा ही लगेगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी लोग मुझे विश कर रहे हैं। तो फिर मतलब काफ़ी सब लोग मेरे आसपास जो हैं, सब टीचर्स, मेरे पेरेंट्स सब बहुत खुश हैं। तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। और आपके पेरेंट्स का क्या फर्स्ट रिएक्शन है? जिस तरह से 2 साल वो भी आपके साथ में रहे, जब आपके अप्स एंड डाउन्स में, आपके टीचर और सभी के साथ में भी, तो उनका क्या रिएक्शन है? और उनको भी देखकर, उनकी खुशी को देखकर क्या कहना चाहिए? मम्मी पापा काफ़ी खुश हैं। मतलब एज अ चाइल्ड, आप अगर आपके पेरेंट्स आपकी वजह से मतलब उनको इतना इम्पोर्टेंस मिलता है, उनको इतनी खुशी होती है, तो फिर आपको भी अच्छा ही लगेगा। जो लोग अपना सब कुछ छोड़ के देते हैं आप लोगों के लिए, मतलब कि आप आगे बढ़ो और अच्छा करो, तो फिर उनको अच्छा लग रहा है। तो फिर मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा तनिष्का, ये बताइए कि आप हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, बचपन से? हाँ मैम, डॉक्टर एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है, मतलब उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप एज अ डॉक्टर किसी की लाइफ सेव कर पाते हैं, तो फिर उसके जो गार्जियंस होंगे, उसके जो नियर एंड डियर होंगे, जब वो लोग आपको थैंक यू बोलेंगे, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलेगी। ओके। और अगर एलन की बात करें, जैसे आपने बताया अभी 2 साल से आप वहाँ पे तैयारी कर रही थी, तो सबसे पहले कब डिसाइड किया कि एलन जाना, और कैसे डिसाइड किया? किसी ने गाइडेंस दिया, कैसे? हम एलन के रिजल्ट्स हम हर साल देखते हैं। टॉप 10 में मतलब इतने सारे रैंक्स होते हैं, 1 2 3 मोस्टली एलन की होती हैं। तो फिर हर तरफ एलन ही एलन है, मतलब आप एडवर्टीजमेंट सब देखोगे तो आपको एलन ही एलन। तो मैंने 10th में डिसाइड किया कि मुझे कोटा जाके अपना नीट की पूरी तैयारी वहीं से करनी है। ओके। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोटा शहर में 2 साल? वहाँ पे पढ़ाई का जो माहौल है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कोटा में काफ़ी कॉम्पिटिटिव, मतलब इतना ज़्यादा, आसपास सब बच्चे पढ़ते हैं, तुम भी वहाँ पे उनको देख के और ज़्यादा मेहनत करते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कोटा में मुझे तो काफ़ी टीचर्स का भी इतना सपोर्ट था। मतलब मुझे पर्सनल लेवल पे अगर मुझे कोई भी दिक्कत होती थी, अगर मैं डिमोटिवेटेड फील करती थी, तो मैं मतलब टीचर्स ने बोला कि अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू पेरेंट्स से पहले हमें बता। तो फिर मैं टीचर से काफ़ी क्लोज थी और उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, मेंटली भी, और मतलब कि मैं पीस में रहूं और शांति से अपना जो मेरा गोल है उसके लिए मैं वर्क करूं। और वैसे भी मतलब पढ़ाई भी इतना अच्छा कि मुझे घर पे आके बस एक बार रिवाइज करना पड़ता था, क्लास का जो था वो मुझे वहीं याद हो जाता था। और नीट 2022 में जैसा आपने अपना रैंक सिक्योर किया है, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं आपके, तो हमेशा से ही भरोसा था कि क्रैक कर लेंगी? इतना अच्छा पूरा भरोसा, उम्मीद थी खुद पर, जिस तरह से मेहनत की थी?
मैम लग रहा था, मतलब मैंने अपना 100% दिया था, उसके बाद जो होगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। मतलब हमें करना भी यही चाहिए। हम लोग अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, शुरू से हम ऐसा सोचेंगे कि हाँ मुझे तो फर्स्ट आना है, तो फिर अगर गलती से कुछ हो गया, मतलब बाय मिस्टेक तुम अपना पूरा कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ हो गया, तो तुम वो फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और अचानक से ऐसा इंसान टूट जाएगा। तो फिर मतलब मुझे ये था, बस मुझे एम्स जाके अपना आगे MBBS पूरी करनी है, उसके बाद मुझे अच्छे कॉलेज से PG करनी है। ऐसा फर्स्ट रैंक का तो नहीं सोचा था, और ऐसा मतलब टॉप 10 भी नहीं। मैंने अपना 100% दिया था। उसके बाद जो आया वो लक फैक्टर भी काम आएगा उसमें, और जो मैंने मेहनत करी थी वो भी, और जो सब मेरे आसपास टीचर्स वगैरह सब ने जो प्रेयर्स करी थी वो सब भी, उसका भी रोल है। ओके, आप ये टॉप रैंक अचीव कर पाई। तनिष्का, एक और चीज़ है, स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, कोई भी रिजल्ट हासिल करना हो तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी का होना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? मैम प्रिपरेशन में मेरा ऐसा था कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्ज़ाम में आएगा, मतलब जो मेन NCERT और एलन के मॉड्यूल, वो सब मैं पहले कर लूँ। उसके बाद अगर जब वो मेरे परफेक्शन वाले लेवल मुझे लगता था हाँ ये मेरा पूरा हो गया, तो अगर मेरा मन करता था तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेती थी, जिसकी मेरे हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें उसकी नीड नहीं है। बस वो ऐसा था कि जब मैं उसी वही सब पढ़ के बोर हो जाती थी तो फिर मैं कुछ और, जैसे मैंने मतलब कुछ में JEE की बुक्स भी लगाई थी, बट उनका कोई यूज़ नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप सिर्फ नीट के मटेरियल और स्पेसिफिकली NCERT पे स्टिक रहोगे तो आपकी रैंक तब भी अच्छी आएगी। और अगर सक्सेस की बात करें तो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत लोगों का भरोसा, साथ, मेहनत। तो आपकी अगर सक्सेस की बात करें तो किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा आपकी सक्सेस मैम में? सबसे पहले तो पेरेंट्स और मेरे गार्जियंस और आप सब लोग, जो टीचर्स जो मेरे साथ मतलब क्लास फर्स्ट से जहाँ पे मतलब मैं स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद फिर मैंने एलन ज्वाइन किया, तो जो भी टीचर्स मेरे साथ थे वो सब, और मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे जिनसे मैं जब डीमोटिवेटेड हो जाती थी तब मैं बात करती थी, उन सब का रोल रहा। ओके, और एक एलन की अगर बात करें तो एलन समय समय पर, जैसे आप 2 साल से वहाँ पर पढ़ रही थी, क्लासरूम स्टूडेंट थी, तो समय समय पर आपके टेस्ट पेपर्स होते हैं आपकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, उसमें बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो क्या वो टेस्ट देती थी, अटेम्प्ट करती थी? अगर करती थी तो क्या मेहनत मतलब आपको बाद में भी उसके कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले? कितना कंट्रीब्यूट किया उसने? हाँ मैम, अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर हमें अपने आप को रेगुलरली एनालाइज करना पड़ता है। तो फिर मैंने एलन का एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, मैंने सारे टेस्ट दिए थे, चाहे कैसे भी टेस्ट हो। अगर हम टेस्ट ही नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं। और ऐसे फिर चाहे कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसका एनालिसिस प्रॉपर नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर मेरे प्रिपरेशन में मतलब एलन की टेस्ट सीरीज का तो काफ़ी रोल था। ओके, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एलन, एलन का जो स्टडी मटेरियल है, एलन जो पूरा सिस्टम है अपने आप में, तो उसको जैसे डाउट काउंटर्स भी होते हैं, किसी भी तरह की बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। तो चाहे स्टडी मटेरियल हो या फिर डाउट काउंटर्स हो, तो उन सारी चीज़ों ने आपको किस तरह से हेल्प किया? मैम सारी चीज़ मतलब टीचर्स का तो ऐसा था, अगर उनको आप रात को कितने भी बजे मतलब अगर आप उनसे डाउट पूछोगे तो वो बताएंगे। तो मेनली तो क्लास के टाइम तो मैं व्हाट्सएप पे भी टीचर्स को डाउट भेज देती थी, वो रिप्लाई कर देते थे। बाकी कुछ ऐसा सर बोलते थे कि बेटा इसमें समझाने का है तो फिर सर क्लास के बाद रुकते थे, मैं उस टाइम पूछ लेती थी, और लास्ट में आके तो मैं टीचर्स को कॉल कर लेती थी, उनसे टाइम ले लेती थी, फिर जाके वहाँ पे उनसे पूछ आती थी डाउट। ओके, और डाउट्स के अलावा जैसे जब प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक टाइम डेडिकेट करना सब्जेक्ट वाइज। तो उसको कैसे डिसाइड करती थी या डिवाइड करती थी कि हर सब्जेक्ट्स को आप पूरे अच्छे से उनकी तैयारी भी हो जाए, तो उसके लिए किस तरह से? मैम सबसे पहले तो जो क्लास में पढ़ाया जाता था मैं वो सब रिवाइज करती थी, नोट्स जो क्लास में लिखवाए या फिर मॉड्यूल जो उसमें जितना पार्ट है उस चीज़ का वो करती थी। उसके बाद ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि मतलब फिजिक्स को मैं इतना ही टाइम दूंगी, मेरा ऐसा था कि अगर मुझे ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट करना है तो मैं सबसे पहले वो करूँगी। फिर ऐसे करके मतलब
जैन तक तो ऐसा नहीं था कि मैं आज मेरे को फिजिक्स भी पढ़नी है पूरी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, बट लास्ट में आके हो गया था कि इस टाइम मैं फिजिक्स पढ़ूंगी, इस टाइम केमिस्ट्री, इस टाइम बायो। फिजिक्स में मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पहले ज़्यादा कर ली थी, मतलब जब कोर्स चल रहा था उसके बाद फिर लास्ट में आके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने थोड़ी कम की थी, क्योंकि वो मैंने पहले से कर रखा था। उसमें मैंने एनसीईआरटी वगैरह लास्ट में कुछ जो पॉइंट्स मेरे छूट गए थे वो मैंने बाद में पढ़ी थी। और बायो में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया था, क्योंकि मेरी बायो थोड़ी वीक थी तो वो भी कवर हो गई थी। और केमिस्ट्री में भी फिजिकल तो फिजिक्स जैसी थी, उसमें मतलब कॉन्सेप्ट तुम आ जाएगा तुम्हें तो फिर क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी ऑर्गेनिक में भी ऐसा था, आधा कॉन्सेप्चुअल था और कुछ याद करने वाला पार्ट था, तो मैंने याद करने वाला पार्ट किया। और इनऑर्गेनिक में मैंने एनसीईआरटी काफ़ी बार पढ़ी थी तो उससे हो गया था। ओके, तो मतलब टेस्ट पेपर की जैसे हम बात कर रहे थे उसमें एनसीईआरटी का अगर बात करें तो काफ़ी फोकस रहता है क्या? मैम टेस्ट जो हमारे रेगुलर वाले टेस्ट पेपर होते थे उसमें एनसीईआरटी भी आती थी और एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा भी आता था। ताकि जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट अगर नीट में पूछ लेगा तो फिर वो हम मतलब जो अगर हमने टेस्ट दिए तो हम कर लेंगे। फिर लास्ट में आके NATS वगैरह एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज काफ़ी हुई थी तो उसमें सिर्फ एनसीईआरटी वाला पार्ट था। तो फिजिक्स वाली एनसीईआरटी मेरी थोड़ी वीक थी तो वो भी हो गई थी उससे, और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट भी हो गया था। और बायो में तो मेनली एनसीईआरटी मैंने शुरू से अच्छे से कर ली। और जैसे 2 साल आप घर से दूर रही, होम सिकनेस भी होती होगी, और कोटा का जिस तरह से तालमेल घर से बिठाना, माँ बाप से लगातार बात करती होंगी, आपने थोड़ी देर पहले भी बताया सिस्टर से भी बात होती रहती थी, तो होम सिकनेस को कैसे ओवरकम किया? और एट द सेम टाइम कोटा का जो पूरा माहौल है जहाँ आप 2 साल रही तैयारी करने के लिए, उसने कैसे आपको मदद की? मैम अगर घर से दूर रहते तो मम्मी पापा की तो याद आती है, तो फिर मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था, मतलब मुझे अजीब अजीब लगता था तो फिर मैं पेरेंट्स से बात कर लेती थी, या फिर मेरी बहन से, मतलब उससे मैं ज़्यादा अटैच्ड हूँ तो उससे ज़्यादा बात करती थी। और अगर ऐसा कुछ होता था तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो यहाँ पे थे उन लोगों से भी मैं बात करती थी। और अगर मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा, मतलब मेरे टेस्ट में अगर कभी कभी कम मार्क्स आ गए तो फिर भी मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे लगता था नहीं होगा नहीं होगा, तो मैं टीचर से बात करती थी और पेरेंट्स वो मुझे बोलते थे तू अपना 100% दे, रिजल्ट अपने आप आएगा। बिल्कुल 100% आपने शुरू में भी जैसा बोला आप उसमें बिलीव करते हैं, आपके पेरेंट्स ने भी वही बोला। जब पढ़ाई कर रही थी साथ में कुछ और भी एक्टिविटीज़ थी, इंटरेस्ट, हॉबीज़ जिसको आप कंटिन्यू कर रही थी? जब मैं बोर हो जाती थी तब तो क्या तो मैं गाने सुन लेती थी, या फिर मैं अपने दोस्तों से बात कर लेती थी, या फिर मेरे स्कूल के टीचर्स उनसे भी काफ़ी अटैच थी तो वो लोग भी मतलब टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते थे। और LN के सब मैनेजमेंट और टीचर्स बाकी सब वो सब उन्होंने अपना मतलब 100% उन्होंने भी दिया, तभी मतलब इतनी अच्छी रैंक आई, वरना शायद नहीं आ पाती। जी, LN सिस्टम की हमने बात की, और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें साथ में तो LN उसमें भी बहुत आगे है। आप जिस तरह से इजीली पहुंच सकते हो अपने टीचर्स के को व्हाट्सएप के थ्रू, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी का आपने यहाँ कैसे यूज़ किया? क्योंकि बहुत थिन लाइन है कि आपको ना मिसयूज़ करना है और आपको यूज़ करना है ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। तो 11th तो पूरा लॉकडाउन में चला गया था, मतलब दिसंबर हमारी क्लासेस फेब में जाके शुरू हुई थी, उसके बाद फिर 2 या फिर 3 महीने वहाँ पे ऑफलाइन चला था, उसके बाद वापस से लॉकडाउन लग गया था। तो इस टाइम तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ था। क्लास हमें मतलब जितनी अच्छी लॉकडाउन में प्रोवाइड कर सकते थे LN ने किया। उसके बाद 11th में तो मुझे थोड़ा दिक्कत आई थी, मतलब मैं टीचर्स को नहीं मतलब मिली थी वहाँ पे। फिर मैं 2 महीने गई, मुझे खुद को चेंज फील हुआ, मेरा इतना अच्छा अचानक से इम्प्रूव हो गया। उसके बाद 12th का लॉकडाउन मेरा काफ़ी अच्छा गया। जो कुछ चैप्टर्स मेरे वीक रह गए थे तो मैंने टीचर से बात करके, क्योंकि उस टाइम पर्सनल लेवल पे मुझे जानने लग गए थे, तो फिर 12th में मेरा लॉकडाउन काफ़ी अच्छा गया। मेरा जो भी कुछ भी रहा था वो मैंने सब कुछ पूरा कर लिया। जी, जो आप अभी अचीव कर पाई, 2 साल आपने लगातार मेहनत की, टीचर्स ने, पेरेंट्स आपके साथ में जुड़े रहे, आपको मोटिवेट करते रहे, तो इस सक्सेस में आप कितना कंट्रीब्यूशन मानेंगी? जैसे स्टडी मटेरियल जो LN द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो आपने पढ़ा, आपको लगता है कि कोई और भी स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत है?
मैम नीट में स्पेसिफिकली एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस होता है। जो एलन में जो स्टडी मटेरियल है उसमें एनसीईआरटी तो सारे कवर करते हैं, उसके बाद जो थोड़े बहुत एडिशनल पॉइंट्स कवर करते हैं वो ऐसे अगर एनसीईआरटी से बाहर जाएगा तो कितना जाएगा। तो अगर हम वो कर लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो किसी और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा बहुत करती थी वो इसलिए जब मैं वो सब पढ़ पढ़ के बोर हो जाती थी तब मैं थोड़ा बहुत कर लेती थी। बाकी नीट में कोई स्पेसिफिकली किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वो वाला स्टडी मटेरियल पूरा कर लिया तो। बिल्कुल। और आपके साथ में चैलेंजेस भी थे, ऑफ कोर्स आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी, आप नीट के लिए भी पूरी मेहनत कर रही थी, तो इस बीच कैसे तालमेल बिठाया बोर्ड के एग्जाम और नीट प्रिपरेशन के लिए? हम बोर्ड एग्जाम में स्पेसिफिकली हमारे 2 टर्म में हो गए थे तो फिर लोड काफ़ी कम हो गया था क्योंकि कुछ चैप्टर्स तो हट गए थे। उसके बाद हमें जैसे 2 ही सब्जेक्ट एक्स्ट्रा थे, एक तो इंग्लिश और एक फिजिकल एजुकेशन। बाकी तीनों तो एनसीईआरटी पढ़नी थी, वो तो शुरू से पढ़ी थी। उसके बाद इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन भी इन्होंने क्लास लगाई थी तो फिर मैंने क्लास की थी। उसके बाद एग्जाम में भी उसमें भी मैंने अपना नीट का थोड़ा बहुत देखा था साथ साथ और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पढ़ी थी और हो गया था उस। नीट के अलावा कोई और भी ऐसे एग्जाम्स है जो आपने दिए थे? मैम 10th में मेरा एनटीएससी स्टेज 1 में मैं स्टेट टॉपर थी, उसके बाद स्टेज 2 पे मेरा हो गया था और 12th में मैंने एनएससीबी आईएनबीओ तक क्वालिफाई किया था और एनएससी सीबी आईएनसीएचओ तक क्वालिफाई किया था। ओके। और एलन आपने जब ज्वाइन किया था उससे पहले भी बहुत सारी थॉट्स होंगी माइंड में एलन को लेकर, और आज जब 2 साल बाद आपको ये रिजल्ट सामने आया है तो अभी क्या कहना चाहेंगी एलन के बारे में? अभी आपका और सारी चीज़ें आपको पता चली, वहाँ पे पूरा आपने सिस्टम देखा एक एलन का 2 साल वहाँ रहकर, तो क्या कहना है आपका? मैम मुझे तो 100% मिला, मतलब जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा मिला। मैं कभी भी मतलब डिमोटिवेटेड फील करती थी तो टीचर्स मेरे लिए थे कि तुझे अगर ऐसा लगता है तो तू हमसे बात कर। और टेस्ट सीरीज में भी सब कुछ मतलब एनसीईआरटी से बाहर जो रेलिवेंट थिंग्स थी वो सब कवर कर ली थी और उसके बाद भी एनसीईआरटी तो पूरी कवर की थी। उसके बाद लास्ट में एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट कराए थे तो जो मैंने एनसीईआरटी फिजिक्स की पढ़ी थी वो पूरी हो गई थी उससे। और एलन ने मतलब अपना 100% दिया और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मतलब उन्होंने इतना किया तो फिर आज मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है। बिल्कुल। और अब तो एम्स में आपका एडमिशन होने वाला है, तो वो क्या फीलिंग है? क्योंकि आप बोल रही है कि पहले से आप ये सोचती थी, तो अब वो सपना पूरा होने जा रहा है, उसको लेके कितनी एक्साइटेड है और क्या क्या उम्मीदें हैं आगे? मैम काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब जो प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए था वो मुझे मिलेगा तो मैं वहाँ भी ट्राई करूँगी अपना 100% देने की, ताकि मैं फ्यूचर में मतलब जो मैंने सोचा था, जो मेरे ड्रीम्स थे वो मैं सब पूरा कर पाऊँ और सब लोगों को सर्व कर पाऊँ। मतलब जो लोग इतना, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते फिर भी वो उनका इलाज नहीं हो पाता, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी। बिल्कुल। और हम लोग हमेशा एक ब्राइट साइड देखने की बात करते हैं ज़िंदगी में, जब भी अंधेरा दिखता है सामने, तो आपकी ज़िंदगी में भी ऑफ कोर्स, और स्पेशली 2 सालों में जब आप घर से दूर थी, बहुत सारे फंक्शंस मिस किए होंगे आई एम श्योर, तो वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज की और कौन कौन लोग थे जो ब्राइट साइड देखने के लिए आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे? मैम जब मार्क्स कम आते थे तब मुझे ऐसा लगता था, मतलब एक बार के लिए तो ऐसा लगता था कि अब क्या होगा, ये तो बार बार कमाएंगे, फाइनल में भी कमाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी। तो फिर मैं पेरेंट्स से बात करती थी, मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे ये नहीं बोलते थे कि तेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, वो उल्टा मुझे बोलते थे कि हमें पता है तू कर रही है, तेरे को भी पता है तू कर रही है, तो फिर अब तेरे को टेंशन किस बात की है, तू अपना अच्छा कर, रिजल्ट अच्छा आएगा और बाकी सब अगर अच्छा करना है कुछ तो उसके लिए सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। ओके। और मोटिवेशन की आपने बात की, तो एलन डायरेक्टर हमारे जो ब्रजेश महेश्वरी सर है, वो भी बच्चों को एग्जाम से पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू देते रहते हैं, लाइव करते हैं घंटों, ताकि उनका उत्साह बना रहे, मोटिवेशन बनी रहे। तो कभी आपका इंटरेक्शन हुआ उनसे, कभी बात हो पाई? हाँ मैम, नीट के शायद कुछ 20 डेज पहले मुझे सर मिले थे, मतलब मैं पापा के साथ थी, तो सर ने बोला कि, सर ने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने बोला सर तनिष्का, तो सर बोल रहे हैं कि बेटा अब तनिष्का नहीं, अब डॉक्टर तनिष्का बोलो। तो सर का वो इंटरेक्शन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। वो इतने अच्छे से, मतलब एक ही बार मिले थे फिर भी उन्होंने मतलब
मुझ पे इतना इफेक्ट डाला कि मुझे लगा हाँ मैं कर सकती हूँ। तनिष्का, 2 साल बाद जो आपकी मेहनत रंग लाई है और जो आपका सपना था वो अब पूरा होने वाला है, आपने पहला कदम ऑलरेडी रख दिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और बाद में भी मोटिवेशन के तौर पर वो आपको देखेंगे और बल्कि पेरेंट्स भी देखेंगे कि टॉप रैंकर्स को डेफिनेटली वो देखना चाहेंगे कि वो किस तरह मोटिवेटेड रहे, क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो पेरेंट्स और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए ज़रूरी है, अगर आपका कोई एम है तो आप अपना 100% दो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ ये होगा ये नहीं होगा, तो फिर इससे अगर लास्ट में कुछ हो जाएगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। ये जो एग्ज़ाम है, एक नीट एग्ज़ाम या फिर हम कोई भी एग्ज़ाम लेंगे तो ये लाइफ के पार्ट है, बट ये पूरी लाइफ नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी पूरी लाइफ मतलब अचानक से ख़त्म हो जाएगी, सब बुरा बुरा होगा। अगर तुमने अपना मतलब अच्छा किया है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगा कहीं भी, पढ़ा हुआ वेस्ट थोड़ी ना जाएगा। अगर मतलब इसको और पेरेंट्स भी अगर वो अपने बच्चे को प्रेशराइज करेंगे तो फिर बच्चा फालतू में डिमोटिवेट होगा। अगर मतलब आप देख रहे हो आपका बच्चा अच्छा मतलब वो अपने एफर्ट्स पूरे डाल रहा है तो फिर रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप थोड़ा वेट करो, उसके बाद रिजल्ट आएगा। अगर आप बार बार बोलोगे कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा तो बच्चा फालतू में डिमोटिवेट होगा और जो वो उसका पूरा कैलिबर है जिसको वो यूटिलाइज करके अच्छा कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चे और बच्चों वो अपनी पेरेंट्स के लिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उन्होंने जो हमारे लिए ड्रीम्स देखे हैं मतलब वो चाहते हैं हम अच्छा करें तो हम उसके लिए अपना 100% दें, उसके बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर तुम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे तो फिर आगे जो कोई सफ़र करेगा वो तुम करोगे, पेरेंट्स नहीं करेंगे। तो फिर पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, अगर बच्चा ठीक कर रहा है वो अपना 100% दे रहा है तो उसको बार बार प्रेशराइज मत करो कि तू ये कर ले, तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर हम पेरेंट्स और बच्चे मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी बीच में की बात होगी, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताएगा कि मुझे यहाँ दिक्कत है तो आप उसको बोलोगे कि इनको सोल्व कर, तो फिर डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। बट ऐसे अगर प्रेशराइज करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फालतू में बच्चा डिमोटिवेट ही होगा। ओके, थैंक यू सो मच तनिष्का, हमसे बात करने के लिए, इतना ऑनेस्टली सारे रिप्लाई देने के लिए और इतना खुलकर बात करने के लिए। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू।